हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे थे एएनएम भर्ती परीक्षा के लिए। जो एएनएम भर्ती परीक्षा आई है, एएनएम भर्ती परीक्षा 52-72 पद है। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट लगा रहे थे। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप लोग के सामने लेके आए हैं। तो चलिए, आप लोग पहला प्रश्न है, इसको देखिए और अपना राइट आंसर कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन ग्रॉस रूट लेवल वर्कर नहीं है? बताइए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आशा या ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक या स्वास्थ्य सहायक। बताइए, इनमें से कौन ऐसे हैं जो ग्रॉस रूट लेवल वर्कर नहीं हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक। हेल्थ असिस्टेंट्स जो होते हैं, ये ग्रॉस रूट लेवल वर्कर के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक। अब इसमें आते कौन कौन हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गए, आशा हो गए, या ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक जो होते हैं, ये सब हो गए। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कह रहा है, पीएचसी का प्रबंधन अर्थात जो पीएचसी होता है उसका मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? बताइए आप लोग। एएनएम द्वारा, या नर्स ग्रेड फर्स्ट द्वारा, या मेडिकल ऑफिसर द्वारा, या पीएमओ द्वारा। तो बताइए आप लोग। पीएचसी को ये जान लीजिए आप लोग, होता क्या है। पीएचसी का मतलब होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक। तो इसका प्रबंधन जो होता है एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा होता है, अर्थात मेडिकल ऑफिसर द्वारा। किसके द्वारा? मेडिकल ऑफिसर द्वारा होता है। ठीक। देखिए, पीएचसी जो होता है, पीएचसी जो होता है, ये गाँव में सरकार द्वारा एक योजना है, चलाया गया है। हर गांव में खोला गया है, लगभग ब्लॉक पे भी। अर्थात हम कह सकते हैं पीएचसी जो होता है गांव में सरकार द्वारा चलाया जाता है। यह जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होता है, स्थापित किया जाता है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, बताइए आप लोग किससे है। 4 विकल्प दिया गया है, बताइए आप लोग इसमें क्या सही होगा। देखिए, जो AFHS होता है, AFHS, इसको हिंदी में कहते हैं किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं। किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक। यह क्या है? एक कार्यक्रम है जिसके तहत किशोरों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। ठीक। AFHS के जरिए जो है किशोरों को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी एवं सेवाएं भी मिलती हैं। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AFHS? अभी इसके पहले हम बताए थे, इसे बोलते हैं किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा सेंटेंस सही है? बताइए आप लोग। ए कह रहा है, व्यक्ति का फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट पर्यावरण की काफ़ी हद तक निर्भर करता है। ठीक। पर्यावरण पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। बी कह रहा है, वायु में प्रदूषण की उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सी कह रहा है, मनुष्य के फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट हेतु पर्यावरण का पॉल्यूशन फ्री होना जरूरी है। और डी ऑप्शन इसमें है उपर्युक्त सभी। ठीक। डी ऑप्शन जो है उसको आप लोग कर लीजिए, सभी सही है। ठीक। उपर्युक्त सभी। तो आप लोग बताइए इसमें क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा, यही डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सेफ वाटर की विशेषता पूछा है। बताइए, इसमें पैथोजन अनुपस्थित होते हैं, या हार्मफुल केमिकल्स रहित होता है, या गंधहीन होता है, या उपरोक्त सभी। सेफ वाटर की विशेषता बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, पोल्यूटेड वाटर के सेवन से होने वाली बीमारी नहीं है। बताइए, कौन सी बीमारी है जो पोल्यूटेड वाटर के सेवन से नहीं होती है? पोलियो, हैजा, हेपेटाइटिस ए, या एड्स। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
एड्स। प्रश्न पूछा है जल का सबसे मेन स्रोत क्या है, बताइए। मेन सोर्स, जल का सबसे मुख्य स्रोत में वर्षा आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी सरफेस को कोरोना वायरस से संक्रमण रहित करने हेतु किस केमिकल का यूज किया जाता है, बताइए आप लोग। सोडियम हाइपोक्लोराइड या बीटाडीन या मेथेनॉल या ग्लूटेरिल्हाइड, बताइए। ग्लूटेरिल, बताइए इसमें। ग्लूटेरल्डिहाइड, मेथेनॉल, बीटाडीन, सोडियम हाइपोक्लोराइड, बताइए आप लोग चारों में क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से वाटर पोल्यूशन की रोकथाम का उपाय, जल प्रदूषण की रोकथाम का उपाय पूछा है। ठीक, जल प्रदूषण रोकने का उपाय। एक कह रहा है घरों से निकले गंदे जल का प्रॉपर डिस्पोजल। बी कह रहा है उद्योगों से जो निकलने वाला अपशिष्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल। या सी कह रहा है जन समुदाय में अवेयरनेस उत्पन्न करना, या इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक, अगला प्रश्न है निम्न में से वाटर पोल्यूशन का उदाहरण है, जल प्रदूषण का उदाहरण पूछा है। डिजॉल्व गैसेस या वायरस या डिटर्जेंट, ऑल ऑफ द एबव, बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक, सभी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है वाटर पोल्यूटेंट से आप क्या समझते हैं, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, बताइए। ऐसे तत्व जो वाटर को प्यूरिफिकेशन करते हैं, ऐसे तत्व जो वाटर को पोल्यूटेड करते हैं, ऐसे तत्व जो वाटर को समाप्त करते हैं, ऐसे तत्व जो वाटर को मीठा करते हैं, बताइए आप लोग इसमें क्या सही होगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से घरेलू स्तर पर वाटर प्यूरिफिकेशन की विधि है, बताइए। घरेलू स्तर पर बॉयलिंग भी हो सकता है, ठीक, फिल्टर का उपयोग भी किया जाता है, महीन कपड़े द्वारा छाना भी जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ घरेलू उपयोग में किया जा सकता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उपकेंद्र, ठीक, जो सब सेंटर होता है मुख्यतः किस प्रकार की हेल्थ सर्विस के क्रियान्वयन से संबंधित है, बताइए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा रोकथामात्मक, ठीक, रोकथामात्मक, प्रिवेंटिव, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से इफेक्टिव हेल्थ केयर का लक्षण है, इफेक्टिव हेल्थ केयर का लक्षण पूछा है। पर्याप्तता या व्यवहार साध्यता या व्यापकता, उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, इफेक्टिव हेल्थ केयर का लक्षण उपरोक्त सभी होता है, ये तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल्स में सम्मिलित है, बताइए। पूछा है जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होता है इसके सिद्धांत में क्या क्या सम्मिलित है, बताइए आप लोग। तो बताइए आप लोग इसमें क्या सही होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, डी नंबर हो जाएगा। ठीक, न्याय संगत बंटवारा, सामुदायिक सहभागिता और उपयुक्त तकनीकी, तीनों हो जाएगा, अर्थात डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है निम्न में से प्राइमरी हेल्थ केयर का सिद्धांत, बताइए आप लोग। मानसिक योग्यता, आनुवंशिकता या स्वास्थ्य सेवाओं का न्याय संगत बंटवारा, नन ऑफ द एबव, बताइए चारों में क्या हो जाएगा। तो इसमें सी नंबर हो जाएगा। ठीक, स्वास्थ्य सेवाओं का न्याय संगत बंटवारा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व पूछा है, इसमें आप लोग कमेंट में अपना उत्तर दीजिएगा। ये प्रश्न आप लोग के लिए है, आप लोग इसमें बताइए।
अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से होम विजिट का सिद्धांत नहीं है, बताइए आप लोग। यह पूर्व नियोजित होनी चाहिए अर्थात प्री प्लानड होनी चाहिए। बी कह रहा है इसके अंतर्गत की जाने वाली सर्विसेज जो हैं इसके दौरान जोखिम युक्त लोगों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए अर्थात प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। गृह मुलाकात के दौरान नर्स को आवश्यकता अनुसार परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बताइए इसमें बताइए कौन सा होम विजिट का सिद्धांत नहीं है। एक ऐसा सिद्धांत है जो नहीं है, बाकी सारी होगी। इसमें सी नंबर ही हो जाएगा, यही क्या है नहीं है। ठीक, बाकी ये भी होगी, ये भी होगी और ये भी होगी। अर्थात प्री प्लानेड भी होना चाहिए और इसके अंतर्गत जो है होम विजिट के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली जो सर्विस है जोखिम युक्त लोगों को प्रायोरिटी देना चाहिए अर्थात जो घायल लोग हैं जोखिम युक्त हैं उनको प्राथमिकता देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी योजना या कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी को कैश पेमेंट किया जाता है। बताइए कैश पेमेंट किस योजना के अंतर्गत किया जाता है। देखिए भारत सरकार की जो जननी सुरक्षा योजना है, ठीक, JSY जननी सुरक्षा योजना के तहत जो है गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने के लिए नगद सहायता दी जाती है। ठीक, अर्थात कैश पेमेंट। देखिए इसके तहत नगद सहायता की राशि कई कारकों पर निर्भर करती है जिसमें राज्य श्रेणी या माता का निवास और आर्थिक पृष्ठभूमि भी सम्मिलित है। गर्भवती महिला को सार्वजनिक जो स्वास्थ्य संस्थान में प्रसव कराने पर पूरी नगद राशि एक ही बार में क्या की जाती है, वितरित की जाती है। ठीक, एक ही बार में वितरित की जाती है, एक ही बार में वितरित की जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से आशा के कार्यों में शामिल नहीं है। बताइए टीकाकरण में सहायता, स्वास्थ्य शिक्षा, संबंधित एएनएम द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों का सुपरविजन या व्यक्तित्व एवं पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देना। बताइए आशा के कार्यों में शामिल नहीं है। बताइए इसमें क्या हो जाएगा, ABCD चारों ऑप्शन में आप लोग बताइए। तो आशा का जो कार्य है, ठीक, देखिए टीकाकरण में सहायता करना ये भी है, स्वास्थ्य शिक्षा देना ये भी है, ठीक, व्यक्तित्व एवं पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देना ये भी है। ठीक, लेकिन ये नहीं है। ठीक, ये इनके कार्यों में शामिल नहीं होता है। एनएम जो है ये अलग ही एक अपना भूमिका निभाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आशा के संबंध में सही कथन नहीं है। बताइए आशा योजना की शुरुआत NRHM के अंतर्गत की गई थी। प्रायः 5000 की जनसंख्या पर एक आशा को नियुक्त किया जाता है। आशा के रूप में प्रायः उसी गांव की ही किसी फीमेल का चयन किया जाता है या ऑल ऑफ द एबव। बताइए इसमें क्या सही होगा। इसमें हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कितनी जनसंख्या पर एक आशा का चयन किया जाता है। बताइए 500, 1000, 5000 या 10,000। तो हमेशा याद रखिएगा 1000 की जनसंख्या पर आशा का चयन किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू की गई फर्स्ट 5 ईयर प्लान योजना की अवधि क्या थी। पहली पंचवर्षीय योजना पूछा है, इसकी अवधि पूछा है। बताइए आप लोग, इसमें हो जाएगा राइट आंसर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। HIV संक्रमण की प्रभावी तरीके से रोकथाम करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना अर्थात संस्थागत जो डिलीवरी है उसको बढ़ावा देना, और अगला है मॉस्किटोस का प्रभावी तरीके से नियंत्रण करना, किशोरियों में जो है कुपोषण की रोकथाम करना। बताइए किशोरियों में कुपोषण की रोकथाम करना। तो जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था, संस्थागत डिलीवरी को बढ़ावा देना।
देखिए, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य जो है गरीब गर्भवती महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करना और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करना है। ठीक, क्या क्या ध्यान रखना है? संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, अर्थात तब इसमें क्या आ जाएगा? बी नंबर ही आ जाएगा। और किन महिलाओं को? गरीब गर्भवती महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करना था। ठीक, और क्या क्या करना था इसका उद्देश्य में? मातृ और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करना था। देखिए, इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान खुद और अपने बच्चे की सुरक्षा के बारे में चिंता न करनी पड़े, इस दृष्टिकोण को भी इसी योजना के अंतर्गत अपनाया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं, बताइए। चपटी नाक, बुद्धि के स्तर का कम होना, छोटे एवं चौड़े हाथ पैर, या उपरोक्त सभी। देखिए, जो डाउन सिंड्रोम के कारण क्या क्या होता है? चेहरे की बनावट अलग हो जाती है, स्वरूप अलग हो जाता है, बौद्धिक विकलांगता भी आ जाती है। ठीक, उसमें विकासात्मक जो होता है विलंब से होता है। यह जो है थायराइड या हृदय रोग से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे में पाया जाने वाला लक्षण। सूजन, सीरम एल्बुमिन स्तर में कमी, यूरिन के साथ प्रोटीन आना, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक, ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें गुर्दे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन को मूत्र में छोड़ देते हैं। इससे शरीर के ऊतकों में क्या आती है? सूजन आ सकती है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, टोलेडर से आप क्या समझते हैं? 0 से 1 वर्ष तक बेबी, 3 से 6 वर्ष तक के बेबी, या माँ के गर्भ में मौजूद बेबी, 1 से 3 वर्ष तक के बेबी। देखिए, जो टोलेडर होता है, टोलेडर का अर्थ होता है एक छोटा बच्चा जो आमतौर पर 1 से 3 वर्ष के बीच का होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है, स्कूल पूर्व बच्चों से आप क्या समझते हैं? स्कूल पूर्व बच्चों से आप क्या समझते हैं? तो इसमें हो जाएगा 3 से 6 वर्ष तक के बेबी, बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बच्चों में पाई जाने वाली कम्युनिकेबल डिसीज में से कौन सी मुख्य रूप से बिंदु संक्रमण द्वारा फैलती है? बताइए बताइए, संक्रामक रोग की बात कर रहा है। ठीक, संक्रामक रोग की बात कर रहा है। देखिए, संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो किसी रोगजनक कारक या सूक्ष्म जीव से फैलते हैं। ठीक, जैसे मलेरिया हो गया, ठीक, खसरा हो गया, चेचक हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? खसरा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से हीमोफीलिया के बारे में सही वाक्य। यह आयरन की अधिकता से होता है। इसमें बच्चों को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। यह बैक्टीरिया जनित संक्रामक बीमारी है। इसमें चोट लगने पर लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। बताइए हीमोफीलिया के बारे में सही वाक्य। तो 36 नंबर में आप लोग कमेंट में बताइए अपना राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, पेंटावैलेंट वैक्सीन की डोज कितनी होती है? बताइए। पेंटावैलेंट वैक्सीन एक संयुक्त वैक्सीन है, ठीक, जो 5 घातक बीमारी से बचाता है, जैसे डिप्थीरिया, टिटनेस, परट्यूसिस जिसे काली खांसी बोलते हैं, और हेपेटाइटिस बी, और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इन सब चीज़ों से बचाती है। तो इसमें इसका डोज पूछा है 0.5 ml। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी डिसीज है, अर्थात कौन सी बीमारी है जो मेनली स्मॉल चिल्ड्रन में ही होती है, अर्थात मुख्य रूप से छोटे बच्चों में होती है? आयरन डिफिशियंसी, इनेमिया, स्कर्वी, पोलियो, HIV इन्फेक्शन। बताइए आप लोग, छोटे बच्चों में होती है जो। तो इसमें क्या हो जाएगा? पोलियो।
अगला प्रश्न है, बच्चों को पेंटावेलेंट की दूसरी खुराक कब दी जाती है? जन्म के समय, 6 सप्ताह की एज पर, 10 सप्ताह की एज पर, या 14 सप्ताह की एज पर? बताइए आप लोग, यह वैक्सीन कब दी जाती है? दूसरी खुराक इसकी पूछा है, पेंटावेलेंट वैक्सीन की दूसरी खुराक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि एक बेबी को विटामिन ए सॉल्यूशन की डोज निर्धारित शेड्यूल के अनुसार दी जा रही है, तो इसकी थर्ड डोज किस एज पर दी जाएगी? बताइए, 21 मंथ, 24 मंथ, 14 वीक, या 9 मंथ? राइट आंसर ए हो जाएगा।